अणुवर्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 12 के इतिहास का अध्याय नंबर 1 उसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में पीछे जो वीडियो बनाए गए थे उसमें आपको साहित्यिक, पुरातात्विक शोध, अभिलेख इनके बारे में बताया गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम वैदिक काल के जो महाजनपद है, महाजनपद काल की चर्चा करेंगे। वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है। वेदों की जो गिनती है, विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य है उनके अंदर इनकी गिनती की जाती है। मैंने पीछे भी बताया था, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यही वेद वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ है। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण जानकारी इन वेदों से हमें प्राप्त होती है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या उत्तम, यानी उत्तम व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति आर्य कहलाता था। आर्य शब्द का प्रयोग जातिवाचक न होकर गुणवाचक था, यानी जिसके अंदर गुण है, जिसमें उत्तम गुण है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गुण है, वो आर्य कहलाया। यानी ये जाति विशेष शब्द नहीं था। जैसे इसका अर्थ बताया गया है, शाब्दिक अर्थ इसका बताया गया है श्रेष्ठ या फिर उत्तम व्यक्ति, वही आर्य था। ये शाब्दिक अर्थ कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर उत्तम व्यक्ति को ही आर्य कहा जाता है। वेदों से हम इन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी मिलती है, यानी जो वेद है उन वेदों में आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्यों की यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों की हमें जानकारी मिलती है उस समय की। इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हमें मिलता है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेदों में विशद ज्ञान भरा हुआ है और इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत, जिसे देववाणी भी कहा जाता है, नहीं देवताओं की वाणी। तो संस्कृत के अंदर इनका बखान हमें मिलता है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं भाषा एवं साहित्यिक। उस समय भाषा, वैसे भाषा हमने चर्चा की, संस्कृत का विशेष प्रयोग उस समय किया जाता था। साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति का वैभव और इस जैसी परिपूर्ण भाषा संसार में अन्य नहीं है। यानी संस्कृत जो भाषा है वह सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ऐसी भाषा विश्व में कहीं नहीं मिलती। संस्कृत व्याकरण आज भी उतनी वैज्ञानिक है। आज भी अधिसंख्य भाषाओं का आधार संस्कृत व्याकरण है। बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनका आधारशिला क्या है? संस्कृत है। कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें संस्कृत के शब्द मिलते हैं। प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना अन्य किसी भाषा में नहीं मिलता। जितना साहित्य संपूर्ण भारत में या विश्व के कई इलाकों में जो साहित्य रचना हुई थी उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी भाषा का प्रयोग किया गया है तो वह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि के रूप में इसका उद्भव हुआ शुरुआत के अंदर, और समय समय पे इसमें बदलाव भी आया। फिर इसमें एक किताब भी लिखी गई थी। मैकडोनाल्ड ने अपनी किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत। इनके अंदर इसका विशेष बखान किया गया था। संस्कृत का इतिहास लिखा था मैकडोनाल्ड ने। ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पुराणों की। पुराण क्या होते हैं? पुराणों में इतिहास की जानकारी के विशद भंडार भरा पड़ा है। पुराणों के अंदर, पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। बहुत सारी जो घटनाएं थी उनका क्रमबद्ध इतिहास हमें पुराणों के अंदर प्राप्त होता है। इनके रचयिता लोमर्स और उनके पुत्र अग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण क्या थे? प्रमुख जो पुराण दे रखे हैं उनमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, अग्नि और मार्कंडेय पुराण। इनमें से कई पुराणों का प्रयोग अधिकतर हमारे वर्तमान में भी होता है, जैसे भागवत पुराण। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी, उनके बारे में। वैदिक काल
में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत वैदिक काल में हो चुकी थी। उस समय की सबसे जो छोटी राजनीतिक इकाई थी वो कुल थी। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? कुल थी। जैसे वर्तमान के अंदर हम आए तो वर्तमान में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या है? ग्राम। तो वैसे ये थी कुल, और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्रीय थी और सबसे छोटी थी कुल। यहां से प्रश्न बनता है कि वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? कुल थी। और सबसे बड़ी राष्ट्रीय इकाई क्या थी? वो थी राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को जन, राष्ट्रीय का जो प्रधान होता था उसे जन, विश्व, ग्राम, कुल, ये राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम था। इसमें कई जन थे। कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलुप कहते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे गोप कहते थे। देश या राज्य को राष्ट्रीय कहा जाता था। जिसका मुखिया राजा होता था, जिसका मुखिया राजा होता था वो संपूर्ण कुल पे, संपूर्ण इनके ऊपर नियंत्रण रखता था। राजा का जो पद था वह वंशानुगत होता था, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसके परिवार का कोई सदस्य राजा बनता था। फिर उसके बाद देखो ये प्रश्न आप 12वीं क्लास के एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न बनता है, सभा व समिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सभा व समिति क्या थी? ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। अथर्वा ऋषि ने जो अथर्ववेद की रचना की थी उसके अंदर भी सभा व समिति का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के अंदर भी सभा और समिति का में उल्लेख मिलता है। तो उस समय की राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण घटक राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्था थी। यानी राजा कोई अनुचित कार्य न करे उसके ऊपर अंकुश लगाने वाली ये संस्थाएं थी सभा व समिति। जैसे वर्तमान में हम समझें जैसे राज्यसभा और लोकसभा हमारी है, उसी प्रकार ये कार्य करती थी। राज्यसभा और लोकसभा की तरह सभा व समिति ये राजा की निरंकुशता पे अंकुश लगाती थी। विद्वानों के अनुसार समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा प्रतीक होती है जिसमें संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार होता था। अब इसके अंदर जो समिति थी उनमें किन विषयों के ऊपर विचार विमर्श होता था? सामाजिक और राजनीतिक विषयों के अंदर विचार किया जाता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति की जो बैठक होती थी उसमें राजा भी भाग ले सकता था, लेकिन जो सभा की जो बैठकें होती थी उसमें राजा भाग नहीं ले सकता था। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। समिति की तुलना में सभा एक छोटी संस्था थी। जैसे वर्तमान से मैं इसको जोड़ूं, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा छोटी संस्था है, वैसे इसके अंदर समिति की तुलना में सभा को छोटी संस्था दिखाया गया है। और समिति में राजा भाग लेता था और सभा के अंदर राजा भाग नहीं लेता था। लेकिन सभा के अंदर जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे, प्रमुख जो व्यक्ति होते थे, गणमान्य व्यक्ति होते थे, वो इसके अंदर भाग ले सकते थे। ऋग्वेद में सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख मिलता है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी जो राजा को परामर्श और न्यायिक कार्य में सहयोग करती थी। अब ध्यान रखना, आसानी से हम इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। अंतर पूछा जाता है 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, सभा और समिति में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आसानी से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। समिति के अंदर जो प्रमुख विषय होते थे वो होते थे राजनीतिक और सामाजिक, और समिति के अंदर समिति की बैठकों में राजा भी भाग ले सकता था। और सभा होती थी वो समिति की तुलना में एक छोटी संस्था होती थी, उसके अंदर प्रमुख जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे वही भाग ले सकते थे, राजा इसके अंदर भाग नहीं ले सकता था। तो थोड़े से शब्दों में हमें आसानी से इसका उत्तर दे सकते। आगे हम चर्चा कर रहे हैं महाकाव्य। इतिहास में 2 महाकाव्यों की चर्चा की गई है। 2 महाकाव्य हैं इतिहास में, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। 2 महाकाव्य हैं, ये कई बार प्रश्न भी आता है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पर हमारे प्रमुख महाकाव्य बताइए, तो प्रमुख महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण की रचयिता वाल्मीकि और महाभारत की रचयिता वेद व्यास, जिसमें इतिहास की बहुत सारी हमें जानकारियां मिलती है। उसके बाद आता है महाजनपद काल।
उस समय 16 महाजनपद काल की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद थे, उनमें जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। तो जैसे हम इनकी चर्चा करते हैं, अंग जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी गृह या राजगृह भी जिसको कहा जाता था, राजगृह का अर्थ होता था राजा का घर। फिर 3 नंबर पे काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वजी जिसकी राजधानी वैशाली, मल, कुशीनारा या फिर पावा भी इसको कहते हैं, चेदी, सुक्तिमती। 8 पे आता है वत्स्य जिसकी कौशाम्बी, फिर कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अचिंतपुर या इसके 11 नंबर पे मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर जिसको विराट भी कहा जाता है, शूरसेन, मथुरा, असमंग, पेदने, अवंती, उज्जैनी और नंबर 15 पे गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर। ये प्रमुख हमारे 16 महाजनपद है। इनमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था मगध। आगे प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे सामाजिक जीवन में। ऋग्वैदिक काल में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। उस समय 4 वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें ऐसा बताया गया 10वें मंडल में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अनुसार समाज में एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने गए। इन वर्णों का मुख्य आधार व्यवसाय था और इनको अलग अलग इनकी व्याख्या की गई है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है कि जो आदि पुरुष था, ब्राह्मण का जन्म उसके मस्तिष्क से हुआ ऐसा माना जाता है। क्षत्रिय था, मस्तिष्क से हुआ है, नहीं ब्राह्मण इसीलिए ज्ञानी कहा गया। क्षत्रियों के बारे में उल्लेख है, वेदों में बताया गया कि क्षत्रियों का जन्म आदि पुरुष के भुजाओं से हुआ, इसलिए वो वीर कहलाया। वैश्यों का जो जन्म था आदि पुरुष की जंघाओं से हुआ और शूद्र जो था ऐसा माना जाता है इसका जन्म आदि पुरुष के पैरों से हुआ। तो ये चारों वर्णों का वर्णन है। और उस समय एक ऐसी व्यवस्था भी थी, एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र चारों व्यक्ति मिल सकते थे। कैसे? यानी उस समय जो जन्म व्यवस्था थी वो जाति आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। जैसा आप कर्म करोगे वो वैसे उसी जाति का कहलाता था। अगर हम विद्या का कार्य करें तो हम ब्राह्मण कहलाए, वीरता का कार्य करते थे तो क्षत्रिय कहलाते थे, और किसानों का अगर कार्य करते थे तो वैश्य कहलाते थे। एक ही परिवार में तीनों वर्ण या चारों वर्ण मिल सकते थे उस समय। तो एक उत्तम व्यवस्था थी उस समय की, जातिगत आधारित ना होकर कर्म पे आधारित थी उस समय। उसके बाद जो आता है आश्रम व्यवस्था, इसका जन्म उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। इसका जन्म उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। उपनिषदों में अधिकांश 3 ही आश्रम थे। उस समय 3 आश्रमों की चर्चा की गई थी। उनमें प्रमुख था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। धर्मसूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी, इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसके जीवन की गति को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। बाद में मनुष्य से अपेक्षा की गई कि जीवन के इन 4 सोपानों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में यह बाद में जोड़ा गया था। संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम और मोक्ष को प्राप्त करेगा। 4 आश्रमों को पार करते हुए अंतिम जो जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त किया जा सकता है। मानव के इतिहास के जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का प्रथम प्रयास विश्व में भारतीय संस्कृति की देन थी।
पुरुषार्थ और आश्रमों में आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मनुष्य ब्रह्मचार्य आश्रम में धर्म से परिचित होता था। ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति को क्या मिलता था? वो धर्म से परिचित होता था, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता था। और गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर अर्थ को प्राप्त और काम को प्राप्त करता था। वानप्रस्थ में वह पूरा समय समाज कार्यों के लिए लगाता था। अलग अलग है, ब्रह्मचार्य में वो धर्म से परिचित होता था, गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर धर्म के साथ होकर काम को प्राप्त करता था, और वानप्रस्थ में वो पूरा समय समाज के लिए लगाता था, और संन्यास में वो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता था। ये चारों जो आश्रम थे हमारे। अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनकी चर्चाएं आगे हम करेंगे उत्तर वैदिक काल की।